हिंदी कक्षा में एक बार आप सभी का सादर स्वागत। अभी तक हम लोग गद्य दर्पण में राजनीति का बंटवारा और ताई और कथा सिंधु में हासुए रोम वापसी इन कहानियों के बारे में, पाठों के बारे में हमने विशेष चर्चा की है। अब हम लोग ताई के उपरांत एक कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। वो है छोटी कहानी हो या बड़ी कहानी, ठीक है। 245 पेज नंबर सेवा। सेवा एक मध्यवर्गीय परिवार में एक रिटायर्ड एम्प्लॉय जो अपने निजी जीवन में जिन स्थितियों का सामना करता है और अपने घर परिवार में किस प्रकार के वातावरण छा जाता है, इससे संबंधित कहानी है सेवा। और इसकी कहानी है ममता कालिया। चलिए हम लोग इस कहानी की ओर आगे बढ़े। पेज नंबर 245 इन ओल्ड टेक्स्ट बुक। 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में जन्मी ममता कालिया की शिक्षा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर शहर में हुई। उनके पिता विद्याभूषण अग्रवाल बड़े विद्वान थे। उन्हीं का प्रभाव ममता जी पर पड़ा। ममता कालिया ने जीवन के संघर्ष में युद्धरत स्त्री का व्यक्तित्व उभारा और अपनी रचनाओं में रेखांकित किया है। उनके अनुसार स्त्री का संघर्ष पुरुष से अलग नहीं, कमतर भी नहीं, वरन समाजशास्त्री अर्थों में ज्यादा विकट और कठिन है। ममता जी का बाल्यकाल कृष्ण नगरी, मथुरा और आगरा में बीता। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA की उपाधि प्राप्त की। समकालीन मतलब बताए कॉन्टेम्पररी। समकालीन लेखिकाओं में वे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। उनके 8 उपन्यास बेघर, नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, दुक्कम सुक्कम, अंधेरे का ताला, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, मुखौटा, निर्मोही, 25 साल की लड़की, खुशकिस्मत, 3 एकांकी संग्रह तथा 4 कविता संग्रह प्रसिद्ध है। उनका कल परसों के बरसों संस्मरण भी प्रसिद्ध हुआ है। ममता कालिया के रचना लोक में 2 तरह की छवियां हैं। एक में हमारे भारतीय समाज में मध्यवर्गीय नारी की पीड़ा का अंकन है, तो दूसरी में सामान्य जीवन के अनुभव है। तो सेवा भी कुछ ऐसे सामान्य मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति का एक कहानी है, जिसके बारे में हम लोग अभी आरंभ करने वाले हैं चर्चा। अस्पताल के अहाते में गेट से लेकर पोर्च तक कतार में अशोक के पेड़ लगे थे। अपने प्रतीकात्मक अर्थ में वे बड़े सुंदर थे। फिर भी सच्चाई यह थी कि अशोक के होते हुए भी अस्पताल के अहाते में शोक और दुख के दृश्य प्रायः रोज देखने को मिलते। आकस्मिक वार्ड में आकस्मिक दुर्घटना के मरीज लाए जाते। कुछ देर डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड बॉय की चुस्ती फुर्ती दिखाई देती। फिर लाल कंबल से ढका स्ट्रेचर या तो ग्लूकोज की बोतल के साथ ऑपरेशन थिएटर की तरफ मुड़ जाता, या बाहर की ओर, जहां से हाहाकार का एक थपेड़ा कानों पर पड़ता। देखिए, कहानी का आरंभ हॉस्पिटल के वातावरण से होता है कि हॉस्पिटल का जो अहाता में नथिंग बट अपनी भाषा में प्रीमाइसेस, जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कुछ गाड़ियाँ जहाँ पर पार्क की गई है। सो उस अहाते में गेट से लेकर पोर्च तक कतार में अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, अशोक का ट्रीज। तो यहाँ पर लेखिका की देखिए, खूबी देखिए, विशेषता देखिए, अशोक के ट्रीज है। और अशोक के ट्री जहाँ पर है, जिस हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में है, अशोक, जहाँ पर अशोक के ट्रीज है, उसमें शोक कैसा बढ़िया है, एकदम बढ़िया बात बता रही है श्रीमती ममता कालिया जी। जहाँ पर अशोक के वृक्ष है, वहाँ पर शोक कैसा? शोक तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल का वातावरण है, हाहाकार मचा हुआ है। कोई स्ट्रेचर के ऊपर किसी को ले जा रहा है, कोई ग्लूकोज की बोतल के साथ है, कोई ब्लड
खून की बोतल के साथ इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं और इस बीच में कुछ कानों में पड़ा है, वो है इसलिए नरोत्तम सहाय अहाते में बैठने से कतराते, क्योंकि बहुत से लोगों को हॉस्पिटल का वातावरण मतलब बहुत डर लगता है। हॉस्पिटल में आने के कहते हैं नहीं नहीं बाबा मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगी। बहुत से लोग हैं हॉस्पिटल से डरने वाले, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार का सन्नाटा होता है, एक प्रकार का दुख होता है, एक प्रकार का हाहाकार होता है, जहाँ पर मृत्यु तांडव करती है, वो जगह है अस्पताल। तो यहाँ पर अस्पताल के अंदर जाने के लिए नरोत्तम सहाय तैयार नहीं थे। इस वक्त वे पत्नी के पलंग के पास कुर्सी डाले बैठे थे। कहने को उनके हाथ में आज का अखबार था, लेकिन पिछले आधे घंटे से उन्होंने इसका एक भी शब्द नहीं पढ़ा। वे ना अखबार की तरफ देख रहे थे, ना बाहर। वे शायद अपने अंदर झांक रहे थे। देखिए, तो वहाँ पर बहुत सारा हाहाकार मचा हुआ था हॉस्पिटल के चारों ओर। वहाँ पर नरोत्तम सहाय जो हॉस्पिटल के वातावरण से भयभीत होने वाले व्यक्ति आज हॉस्पिटल के अंदर है अपनी पत्नी के साथ, और नहीं वो अंदर जा पाते हैं, नहीं बाहर, ना अंदर जा पाते हैं, नहीं बाहर झांकने की कोशिश करते हैं। और उनके हाथ में तो आज का अखबार तो है, लेकिन आधे घंटे से ना वो कुछ पढ़ रहे हैं अखबार को और नहीं पन्ना पलट रहे हैं। He is not reading anything, he is not turning that particular page. So, वो ना अंदर जाने की चेष्टा करते हैं, ना बाहर झांकने की। वो अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या झांकना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? उनके अंदर अकस्मात एक बियाबान उगकर फैलने लगा था। वे हैरान थे कि यह बियाबान उस दिन नहीं होगा जब वे नौकरी से रिटायर हुए, उस दिन भी नहीं होगा जब उनकी बेटियों की शादी हुई, यहाँ तक कि जब उनके लाडले बेटे विस्मय को घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, जहाँ विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में उसकी नियुक्ति हुई थी। वे उदास नहीं हुए, लेकिन अब पत्नी की आकस्मिक बीमारी ने उनको एकदम निरुपाय बना डाला। पहले कभी अकेले लगता तो वे खट से रेडियो खोल देते, रेडियो के चलते ही वे समूची दुनिया से जुड़ जाते। कभी कभी वे टीवी और रेडियो को एक साथ खोल देते। पत्नी मना करती थी तो वे कहते मैं देख रहा हूँ किसके कार्यक्रम बेहतर है। देखिए पति पत्नी के नोकझोंक। लेकिन इधर 15 दिन से जब से पत्नी बीमार पड़ी है, नरोत्तम सहाय भयंकर अकेले हो गए। उन्हें हैरानी थी कि कैसे जरा सी चोट लगने से वह घायल होकर अस्पताल पहुंच गई और यहाँ भी 15 दिन से बेहोश है। ओ माय गॉड। बाथरूम में पांव फिसल जाने से उसकी कनपट्टी पर हल्की सी चोट आई थी, पर वह तत्काल बेहोश हो गई। नरोत्तम जी ने उसे कैरामेल, गोल्ड ड्रॉप्स और जो भी उनकी समझ में आया देखा, कुछ ना हुआ। लाचार वे पड़ोसियों के कहने पर पत्नी को अस्पताल ले आए। पता चला उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है। तो वो अपने अंदर देखने की, झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा सा बियाबान मतलब जंगल उगाया है। जब वो रिटायर्ड हुए थे तब भी उनके अंदर वो जंगल नहीं उगा था। जब उनके बच्चे शादी करके चले गए हैं तब भी नहीं हुआ। लेकिन आज उनके अंदर, उनके मन में एक जंगल का क्रिएशन हो गया है। हाँ, तो उनका जो बेटा है विस्मय, वो घर छोड़कर दिल्ली चला गया है। फिर भी उस समय भी उनके मन में ये बियाबान जंगल जन्म लिया था। अब आज वो विशाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में उसकी नियुक्ति हो गई है। वो ये उदास नहीं हुए, लेकिन अब पत्नी आकस्मिक बीमारी होने के कारण उनका जीवन एकदम निरुपाय, साइलेंट, क्वाइट एंड अलोन एकमात्र हो गया। अब तक थोड़ा अलग था, क्योंकि जब भी वो घर में रहते थे, जब भी उनको कुछ बोरियत की अनुभूति होती थी तो वो कभी रेडियो सुनते थे, कभी टीवी, और कभी कभी तो दोनों भी चालू कर देते थे। और पत्नी कहती थी कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो पति कहते थे नहीं, मैं चेक करना चाहता हूँ कि किसके प्रोग्राम्स अच्छे हैं, रेडियो के या फिर टीवी के। एक साथ लगाऊंगा तो जान पाऊंगा ना। तो ऐसे वो जीवन बिताने वाले आज पत्नी एकदम
बाथरूम में फिसलकर हल्की सी चोट लगने से उनके कनपट्टी पर, कनपट्टी इधर ये पूरा कनपट्टी होता है ना, यस, तो कनपट्टी पर चोट लगने से जो है ना वो 15 दिन से बेहोश हो गई है। और जैसे वो गिर पड़ी है उनके घर में जो, जैसे कि हम लोग हर कोई अपना अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं या फिर आइडियाज को, सजेशन को, वी यूज दैट आवर रेमेडीज, जिनको हम लोग मानते हैं कि शायद ये टैबलेट, ये ड्रॉप्स, ये सिरप पीने से शायद कुछ परिवर्तन आ जाए। तो उन्होंने भी जो घर में जो कैरेमल है या कुछ और ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स का भी नाम कुछ दिया है, गोल्ड ड्रॉप्स। हाँ, नहीं गोल्ड ड्रॉप ऑयल नहीं है, गोल्ड ड्रॉप्स शायद कुछ दवाई होगी, तो उन्होंने वो डाला है, लेकिन कुछ भी उसका असर नहीं हुआ। तो पड़ोसियों के कहने पर, पड़ोसियों की मदद से जो है वे हॉस्पिटल तक आ गए हैं। 15 दिन से वो बेहोश है और वे चुपचाप यहाँ पर पड़े हुए हैं। और बाद में उनको ये पता चला कि उनकी जो पत्नी जो है ब्रेन हैमरेज से पीड़ित है। मतलब ये जो ब्रेन है ना वो काम करना बंद कर दिया। घबराहट में उन्होंने तीनों बच्चों को खबर कर दी। 2 दिन के बाद उनकी दोनों लड़कियां आ गई, मम्मी मम्मी करती। जब नरोत्तम जी ने उन्हें चोट के बारे में बताया, लड़कियों ने गुस्से से उनकी तरफ देखा, मानो उन्हीं की गलती से पत्नी गिर पड़ी थी। लड़कियों को माँ की बेहद फिक्र थी, पर दोनों अपने अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर आई थी। ज़्यादा देर टिककर बैठना उनके लिए मुश्किल या कह चाहिए मुमकिन न था। 3 दिन उन्होंने अस्पताल का उपचार देखकर संतोष प्रकट किया। इलाज ठीक हो रहा है, पास ही सिस्टर का ड्यूटी रूम है। पापा मम्मी का ठीक से इलाज कराइए, आप ही को ध्यान रखना है इनका। देखिए, तो घबराहट में उन्होंने क्या किया है, अपने तीनों बच्चों को, 2 बेटियां है और 1 बेटा है, 2 बेटियां हैं 1 बेटा है। तो जैसे तीनों को इन्फॉर्म कर दिया है कि 2 बेटियां मम्मी मम्मी करती हुई आ गई है, मॉडर्न बेटियां है ना, तो मम्मी मम्मी करती हुई आ गई है और 2 उन्होंने रोया है। और जैसे ही नरोत्तम सहाय ने अपनी पत्नी का जो दुर्घटना है उसके बारे में बताया है, तो दोनों लड़कियां जो है ना गुस्से से पिताजी की ओर देखने गए हैं, जैसे कि उनके कारण ही वो फिसल के नीचे गिर पड़ी है। क्या उन्होंने कहा है फिसलने के लिए? नहीं ना। तो लेकिन बेटियां फिर भी देख रही है, क्योंकि बेटियों को ज़्यादा चिंता होती है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ, पुस्तक कह रहा है, ममता जी कहती है बेटियों को ज़्यादा फिक्र होती है माता की। ठीक है, देखते हैं, आपको भी होती है ना? पूरा पूरा करना, फिक्र आधा नहीं। तो अब उसके बाद दोनों जो है अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आए हैं 2-3 दिन के लिए। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और फिर हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट लेके दे बिकम सेटिस्फाई, बहुत ही संतुष्ट हो गए हैं। और पिताजी कैसे कहते हैं कि पिताजी यहाँ पर अच्छा इनका इलाज चल रहा है, मम्मी जी का अच्छा सा इलाज आप कराइए। और नर्स का जो ड्यूटी रूम है पास ही है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो नर्स को बताने के लिए। तो और कहते हैं कि आप इनका ध्यान रखिए, इनका माँ का मतलब पत्नी की नाक में नली थी, जिसके रास्ते दूध, जूस, पानी उन्हें दे दिया जाता था। ड्यूटी पर तैनात नर्स नियम से 3 घंटे बाद आती और उन्हें पत्ती पिला जाती। देखिए, तो नरोत्तम जी की पत्नी के नाक में नाली डाला गया है, मतलब मुंह से कुछ भी नहीं, सब कुछ जो भी है चुप पाइप नाली। दुश्मन को भी ये घटिया समय देखना न पड़े। नो, बहुत ही हॉरेबल होता है। नाक में नाली डालना है, मतलब उसी के मदद से दूध, जूस, पानी, कैसा होता होगा। तो यही मतलब जो ड्यूटी पर तैनात जो नर्स है हर 3 घंटे के बाद आती है, उनको कुछ डाइट देती है, चली जाती है। बेटियों ने अफसोस में सिर हिलाया, मम्मी होश में होती तो हम कोई ताकत की चीज़ बनाकर उन्हें खिलाते, पर अब तो लिक्विड डाइट के सिवा कुछ दिया ही नहीं जा सकता। हमारा रुकने का क्या फ़ायदा पापा, हम जाए। नरोत्तम जी का मन बेटियों के आने से थोड़ा संभला था। उनके जाने की सुनकर वे फिर चिंतित हो गए। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि कोमा वाले मरीज कई बार साल भर होश में नहीं आते। अगर ऐसा हो गया तो ... बेटियों ने कहा, पापा
आप तो अभी से घबरा गए। ज़रा सोचिए, हमारी माँ ने 40 साल तक आपकी सेवा की है, वह भी जब आप स्वस्थ और समर्थ थे। आज वे बीमार पड़ी है तो आपका फर्ज है आप इनकी सेवा करें। ठीक है। तो यहाँ पर बेटियों ने अफसोस में सिर हिलाया है, क्या करें पिताजी, अब तो माँ को जो है ना नाली के माध्यम से सब कुछ दिया जाता है, जो भी भोजन इत्यादि है सब कुछ उनको पाइप के माध्यम से दिया जाता है। शायद माँ उठकर कुछ खा लेती तो हम उनको कुछ ताकत वाला भोजन खिलाकर शायद उनको स्ट्रॉन्ग टुस्ट अच्छा प्रोटीन वाला फूड शायद देते थे, लेकिन क्या करें, केवल लिक्विड डाइट से ही माँ का जीवन चल रहा है। और अब हमारा यहाँ पर रुकने से फ़ायदा क्या है पापा, और हम जाए, क्योंकि हमने सुना है कि अखबार में हमने सुना है और अखबार में कुछ पढ़ा भी है कि जो कोमा वाले जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि ब्रेन हैमरेज वाले जनरली कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में जो पेशेंट रहता है उनका कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है, पता नहीं वो कब तक होश में आ जाए, 1 महीना, 1 साल या 10 साल या हो सकता है कभी ना आए। सो रुकने का फ़ायदा क्या है, इसलिए हम लोग क्या जाए क्या। और पापा आप तो अभी से घबरा गए हैं। ज़रा सोचिए, हमारी माँ ने आपका लगभग 40 साल, क्योंकि अभी आप ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो गए तो 60 या 60 प्लस होंगे, और उस ज़माने में 15-20 में, चलो 20 साल में भी शादी कर ली, तो 40 साल तक हमारी माँ ने आपकी सेवा की है। तब जब आप स्वस्थ थे, सब ठीक ठाक थे, अब हमारी माँ जो है बीमार है और आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनकी सेवा करें। आज की मॉडर्न बेटियाँ कामकाजी औरतें हैं यार, वर्किंग वुमेन, ओके। अपनी हष्ट पुष्ट बेटियों को देखकर नरोत्तम जी के मन में आया, कहे सेवा तो उन्होंने तुम्हारी भी कम नहीं की है, बिटिया चूहे जैसी पैदा हुई थी तुम दोनों, पर वे लड़कियों का दिल दुखाना नहीं चाहते थे। वे जानते थे उनके ऊपर गृहस्थी और नौकरी के दोहरे झंझट है। तो उनकी जो हष्ट पुष्ट लड़कियां हैं, चप्पी चप्पी लड़कियां हैं, हष्ट पुष्ट। सो हष्ट पुष्ट लड़कियों को देखकर उनके मन में एक विचार आया कि शायद कह दो, लेकिन उन्हें मन ही मन में उस भावना को रखा है कि सेवा तो आपकी भी कुछ कम नहीं की है। चूहे की तरह पैदा हुई थी। किस प्रकार से? चूहे की तरह पैदा हुई थी। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कितनी सेवा करके यहाँ तक आपको पहुँचाया है। अब पिता है, लड़कियों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए वो कुछ मुख से तो नहीं कहे, लेकिन इतना वे अवश्य कहते हैं, अवश्य मन ही मन कहते हैं कि चलो बेटियां है जाने दो, और ऊपर से उनके ऊपर दो बोझ है, एक है गृहस्थी का और दूसरा है नौकरी का, क्योंकि वर्किंग वुमेन है ना, इसलिए। याद रखिए पापा, हमारी मम्मी के हाथ में छोटी उंगली भी हिलती रहे तो भी इन्हें जिलाए रखना है, मतलब जिंदा रखना है। हमें अपनी माँ सारे संसार से ज़्यादा प्यारी है, और कुछ नहीं तो कहने को तो है, और कुछ नहीं तो कहने को तो है कि हमारी माँ अभी है। बड़ी बेटी ने अपनी साड़ी की पटली ठीक करते हुए कहा, ओ साड़ी की पटली ठीक कर यार, मैंने सोचा कि शायद अपने आंखें पहुँची है, क्योंकि जनरली बेटियां माताओं के लिए बहुत रोती है ना। आप रोते होंगे, हम लोग मॉडर्न हैं, हम लोग अपनी साड़ी को ठीक कर रहे हैं, हमारे आंखों की आंसुओं को नहीं। चलो, क्योंकि कहानियों में अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, और मैं हर एक कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर समझता हूँ, और चाहता हूँ कि अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर आ जाए तो वो अपना हो, कोई पॉजिटिव कैरेक्टर हो तो वो आप ही हो। कहीं आपने भी गलती से अपना माँ बाप का कभी दिल न दुखाए होंगे ना, थोड़ा कभी ध्यान देना। कभी कभी जाने अनजाने में हम लोग टप बोल के बोल देते हैं, लेकिन कभी बड़ों से बातचीत करते समय अपनी ज़बान को संभाल लेना। एक बार शब्द निकल गए, शब्द क्या है, एकदम सीधा बाण है, बुलेट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। बुलेट अगर लग गया है तो शायद सर्जरी करके निकाल लेंगे, लेकिन जो शब्द जो गए हैं ना मन में, कितनी भी सर्जरी कर लो नहीं जाएगा, इसलिए ऑलवेज केयरफुल।
तो यहाँ पर बेटी कहती है कि पिताजी याद रखिए, हमारी मम्मी के हाथ में छोटी उंगली भी हिले तो भी उनका जलाए रखना मतलब जीवित रखना उनको और उनका इलाज करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी माँ संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय है। और कम से कम कहने के लिए तो हम लोग ये कहेंगे कि अभी हमारी माँ है तो हमारे लिए मायका है, आने के लिए जाने के लिए रास्ता है। जब तक माँ है तब तक मायका है। अब माँ गई तो फिर भैया भाभी है तो भैया भाभी का घर कहलाएगा, माँ का घर नहीं कहलाएगा। इसलिए कन्याएं ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार करती है केवल अपनी माँ से। पुराने दिनों के साथियों के खबर लगी तो उनमें से कई आकर मिसेज सहाय को दिख गए। सहृदय लोग थे, सब अपने अपने फ़ोन नंबर नरोत्तम जी को दे दिए, जिससे किसी भी ज़रूरत में वे उनसे संपर्क कर सके। 4-5 दिन में नरोत्तम जी की डायरी फ़ोन नंबरों से भर गई। एक दिन 2 पड़ोसी भी उनसे मिलने आए। मरीज की हालत जैसी की तैसी थी, बस इतना सुधार था कि वे कभी कभी अपने बच्चों के नाम अस्फुट स्वर में दोहराती। तो पुराने दिनों के जो साथी है, इनके संगी है, परिचित है, सब एक एक करके आने लगे हैं और मिसेस सहाय मतलब मिसेस नरोत्तम सहाय को देखने के लिए आ गए हैं। और 2-3 दिन में ही उनकी जो डायरी है फ़ोन नंबर के लिस्ट से भर गया है, क्योंकि हर कोई आता है अपना फ़ोन नंबर देता है, कहता है कि इफ़ यू नीड एनीथिंग एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अर्जेंसी इमरजेंसी प्लीज़ कॉल मी। जो अपने हैं दे गए हैं सबके सब। और मरीज की जो हालत जैसी थी वो वैसी रह गई थी, उसमें कोई चेंजेस परिवर्तन नहीं थे। पड़ोसियों ने बड़ी आत्मीयता से कहा, साहब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए, आप भी यहाँ रहते रहते बहुत थक गए होंगे। हमदर्दी के बोल सुनकर नरोत्तम जी को लगा वे वाकई बहुत थक गए हैं। उन्होंने महीनों से कोई मनपसंद चीज़ नहीं खाई है। देखिए, मनपसंद चीज़ नहीं खाई है। अस्पताल के कैंटीन के खाने की तरफ उनकी देखने की इच्छा नहीं होती थी। उन्होंने बड़े संकोच से कहा, अगर हो सके तो थोड़ा मीठा दलिया बनाकर भिजवा दीजिए। ज़रूर जी, पड़ोसी ने कहा और विदा ली। तो देखिए, हमदर्दी जताने वाले जताने में थे और उनके एक पड़ोसी ने उनसे कह दिया है कि सहाय साहब, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत आ पड़े तो हमें कह दीजिए। तो हमदर्दी के बोल सुनकर नरोत्तम सहाय के मन में विचार आया कि शायद मैं इनसे पूछ लूँ, और उन्होंने एक प्रार्थना की है कि मुझे दलिया खाने की इच्छा है। मीठा दलिया, इसे कहते हैं स्वीट, तो मीठा दलिया। हाँ, कुछ लोग नमकीन भी मतलब व्हाट दैट स्पाइसी भी बना लेते हैं दलिया, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मीठा दलिया क्या प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो हॉस्पिटल का जो कैंटीन का जो खाना है वो उनसे सहा नहीं जाता था, नहीं वो खा पाते थे। तो इसलिए उन्होंने वो इच्छा व्यक्त की है और उनकी जो पड़ोसन है उन्होंने कहा ज़रूर क्यों नहीं कहकर उन्होंने विदा ली है। टाटा बाय बाय। अगले दिन सुबह पड़ोसी दफ्तर जाते जाते 2 मिनट के लिए अस्पताल आए। लो जी साहब, इसमें दलिया का सब सामान है। वाइफ ने कहा है उसे तो दलिया बनाना आता नहीं है, यहाँ कैंटीन में बनवा लिए आप। नरोत्तम जी हक्के बक्के दलिए, चीनी और दूध के पैकेट देखते रह गए। देखिए, तो पड़ोसी ने पूछा है कि क्या चाहिए, सो ही सेड मीठा दलिया। अब जो पड़ोसी जो कल आई थी उनके पतिदेव आज आए हैं मॉर्निंग 2 मिनट के लिए, और नरोत्तम सहाय के हाथ में वो मीठा दलिया बनाने के लिए जो भी सामग्री इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब उनके हाथ में थे। और कहा मतलब जो कच्चे पक्के दलिया है, शुगर है, दूध के पैकेट है, वो सब दे दिए है और कहा है कि यहाँ पर जो कैंटीन में जो कुक है आप उनसे बनवा लीजिए, क्योंकि हमारी पत्नी को तो मीठा दलिया पकाना बनाना नहीं आता। देखिए, इसलिए कभी भी किसी के सामने अपना ज़बान पसारिए मत, न ज़बान न हाथ। पत्नी की चेतना जब जब लौटती वह विस्सू विस्सू पुकारती। नरोत्तम जी ने एक परिचित से बेटे को फिर फ़ोन करवा दिया। तो जब भी बीच बीच में कभी भी वो
कोमा से बाहर आने की चेष्टा करती है तो विस्सु विस्सु के पुकारती थी। जैसे विस्सु विस्सु के पुकारती है तो नरोत्तम जी एक परिचित से बेटे को फिर से फोन करवा दिया है। 4 दिन तक वे तनाव में रहे। क्या हुआ, विस्मय क्यों नहीं आया, कहीं वह खुद तो बीमार नहीं है, उसने कोई खबर क्यों नहीं भेजी। 5वें दिन सुबह 9 बजे उसमें की नीली मूर्ति वार्ड के सामने आकर रुकी। उनका बेटा बहू दोनों पोते कमरे में दाखिल हुए। पीछे पीछे फलों के थैले लिए उनका ड्राइवर। इन सबके बाद नन्हा पालतू कुत्ता नॉटी। देखिए तो आफ्टर अपने बेटे, एक्चुअली उनकी जो पत्नी है वो कोमा में जब भी कभी थोड़ा बहुत उनका कोमा से वो बाहर आने की कोशिश करती है तो बेहोशी की हालत में ही कोमा में ही विस्सु विस्सु, एक्चुअली नाम है विस्मय, और वो उसको प्यार से शायद विस्सु विस्सु कहती थी। तो विस्सु विस्सु के पुकारती थी। अब नरोत्तम साहब जैसे उनके मुख से ये शब्द सुने तो फिर से उनको अपने बेटों को फ़ोन करने की आवश्यकता पड़ी थी। ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिए बेटों के साथ, बेटियाँ आई 2 दिन 3 दिन रही चली गई। अब 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अभी तक वो नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई खबर भेजी है। क्या उसकी भी तबीयत कहीं ख़राब तो नहीं है कहकर नरोत्तम साहब मन ही मन सोचते हैं। ठीक है, मन ही मन वो सोचते हैं। ऐसी स्थिति में 5वें दिन सुबह 9 बजे जहाँ नरोत्तम साहब की पत्नी का जो वार्ड है, कमरा है, उसके सामने ही नीली रंग की मूर्ति कार आकर रुक जाती है। उसमें से उनका बेटा उसमें और बहू डॉली, डॉली है ना, नहीं नाम नहीं है, बेटा बहू और 2 पोते और उनके पीछे फल हाथ में लिए हुए उनका ड्राइवर। लास्ट बट नॉट लीस्ट उनका बहुत ही प्यारा नन्हा पालतू कुत्ता नॉटी भी आता है। मैं तो जापान गया हुआ था कॉन्फ्रेंस में, अभी रात 2:45 पर लौटा, तब डॉली ने बताया मम्मी अस्पताल में है। मैं तो जापान गया हुआ था पिताजी, इसलिए मुझे जानकारी नहीं मिली थी। और 2:45 कब, दोपहर में नहीं, मध्यरात्रि के उपरांत सवेरे से पहले, बिफोर अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर मिडनाइट, जो 2:45 2:45 होता है ना, हाँ, तो उस समय जो है ना मैं भारत या दिल्ली पहुंचा और आते ही मुझे डॉली ने बताया कि मम्मी हॉस्पिटल में है और मैं भागा भागा यहाँ पर पहुँच गया। डॉली तो आ सकती थी, नरोत्तम जी ने बहू की तरफ देखते हुए सोचा, बताया नहीं, सोचा है बेटा जापान गया हुआ है नौकरी के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में, अलग बात है, ये वेंट टू अब्रॉड, ओके, लेकिन बहू तो आ सकती थी ना, तो वो सोचे नहीं, सिर्फ उनकी तरफ देखते हैं। शायद डॉली ने उनके मन की बात सुन ली। पापा कार गैरेज गई हुई थी, मैं इतनी परेशान हुई कि पूछिए मत, कहने को दिल्ली इतनी पास है पर टैक्सी वाले तैयार नहीं होते, गाजियाबाद आने को डॉली ने सफाई दी। ठीक है, तो शायद डॉली जो है अपने ससुर जी की मन की बात को जान ली है और कहती है कि पिताजी की कार जो है गैरेज में पड़ी हुई है और कहने के लिए तो दिल्ली पास है, लेकिन कोई भी टैक्सी वाला गाजियाबाद आने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ पाई, क्योंकि कुछ क्लैरिफिकेशन देती है। सबने अपनी अपनी तरह से बेहोश माँ को प्यार किया। विस्मय ने माँ का तकिया ठीक करते हुए कहा, पापा मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, देख लेना, विदेश में तो एक लड़की 23 साल बाद कोमा से एकदम भली चंगी होकर निकली, कार एक्सीडेंट हुआ था उसका। देखिए, तो हर कोई मम्मी का जो बेहोश हुआ है, मम्मी उससे प्यार कर रहे थे, बेटा बहू पोता या पोते सब प्रेम कर रहे थे। और विस्मय मम्मी का जो तकिया है तो है उसको ठीक करते हुए कहता है कि पिताजी आप चिंता मत हो जाइए, विदेश में एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था एंड आफ्टर 23 ईयर्स वो ठीक होकर चंगा होकर जीवित जी रही है। कब? 23 साल के बाद, आफ्टर 23 ईयर्स। मतलब अब ये बुरी अवस्था में क्या वो 20-25 साल तक क्या नरोत्तम साहब उसके लिए वेट करें?
अब देखिए क्या इसमें कि माँ नरोत्तम साय की पत्नी ठीक होती है या नहीं होती है, क्या सचमुच वो कोमा से बाहर आकर के सबके साथ आम जीवन जी पाती है नहीं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग कल।